नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 9 हिंदी का चैप्टर 2 क्या लिखूं एक्सप्लेन करेंगे। आज जैसा कि चैप्टर का नाम में आपको दिख ही रहा है, इसके राइटर हैं पंदुमलाल पन्नालाल बख्शी। एक शिक्षक, एक टीचर के रूप में, जैसे मैं आपको पता ही है, मैं 9th क्लास में मेरा बेटा है, मैं उसको पढ़ाती हूँ। उसी तरीके से आपको पढ़ाने समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर को इस तरह से समझेंगे कि अगर कोई आपको क्वेश्चन बनाकर भी दे दे तो आपके पास उसका आंसर हो। तो इस चैप्टर का, जैसा आपको पता है कि निबंध लिखने की मानसिक स्थिति के बारे में पता है कि लेखक कहता है कि निबंध की शुरुआत ही, मतलब इसमें ये कहानी है कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी की प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उत्पन्न होते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, मेहनत करनी, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना। मुझे नमिता ओमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मुझे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर लिखना है। नमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं। उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या, वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसमें मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध की रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना चाहिए, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का आच्छादन किया है, उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी? यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय पर अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं है मुझे, तो यही बैठकर 2 ही घंटों में निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है, ना कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास करके लिखना होगा। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूँ, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? A.G. गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिख लेता हूँ और शीर्षक टाइटल देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा
देखा कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं होती थी, लेकिन जितनी कठिनाई उनको उसका टाइटल देने में होती थी। तभी तो घबरा कर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार न होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंधित हों। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं मास्टर हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्पादता गंभीर ला देती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी जो आज्ञों से न सुलझ सके। सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकार, मुहावरों, प्रत्ययों का समावेश में भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य ने उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यानकी लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, न विज्ञों की गंभीरता, भरपूर विवेचन। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उनका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान, न गरिमा होती है, न कल्पना की महिमा होती है, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने ही में लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं, अपने भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो निबंध लिखने होंगे। अमीर खुसरो की एक कहानी याद आती है। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर, चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाएं पूरी कर दी। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। मुझ में अमीर खुसरो की प्रतिभा तो नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका, विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमाद, प्रेम की संगीत, ये तीनों मेल रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को कटु प्रतीत होती है और दूरस्थ लोगों को मधुर प्रतीत होती है। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थ की कठोरता का अनुभव नहीं होता है। यही कारण है कि तरुण संसार की जीवन संग्राम से दूर हैं। उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक लगता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था तरुणावस्था से दूर हो गए हैं, उन्हें अपनी अतीत काल की स्मृतियाँ बड़ी सुखद लगती हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों का संतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण मतलब यंग, युवा,
क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधार की आवश्यकता न रही हो। तभी तो आज के कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी में भी सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधार को बदल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं, नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोष का अंत होता है, न सुधार का अंत होता है। जो भी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं। उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। आज तो तरुण है, वही वृद्ध होकर अतीत का गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों को ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसका शॉर्ट भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। आई होप पूरा चैप्टर भी पढ़ना ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।